ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता पर विशेष कार्यक्रम। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए दोहराया था, स्वतंत्र भारत के लिए ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता अनिवार्य है और हम इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईज ऑफ लिविंग ये आजाद भारत की आवश्यकता है और इसलिए हम ईज ऑफ लिविंग को बल देना चाहते हैं। सामान्य मानवीय के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत न करनी पड़े, उसके हक का उसको सहज रूप से मिले और इसलिए हमने आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जनसाधारण के जीवन को आसान, आरामदायक और तनाव मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास किया है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ साल बाद 2003 में श्री मोदी ने एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्वागत की शुरुआत की और ई गवर्नेंस को अपनाने वाले देश के शुरुआती नेताओं में शुमार हो गए। मुख्यमंत्री मोदी ने 2009 में तालुका स्तर पर स्वागत और 2011 में इसके ग्राम स्तर के अवतार का शुभारंभ किया। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत कार्यक्रम को जन सेवा पुरस्कार, जन सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए दिया। प्रधानमंत्री ने 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर एक बड़ी पहल की। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना समय के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए की गई थी। मेरा नाम अरबीना है, मैं अच्छाबल में रहती हूँ। आज मैं आपको डिजिटल इंडिया स्कीम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। पहले स्टूडेंट्स के लिए हम ऑफलाइन क्लास नहीं दे पाते थे, आज हम ऑनलाइन क्लास दे पाते हैं। लॉकडाउन की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ पढ़ाई में, कुछ में। जब हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो हम ऑफलाइन भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, डॉक्टर हमें वहाँ से एक दवाई दे सकते हैं, हम उनकी बिल भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी वजह से हमें बाहर यहाँ हमें कॉलेज का फी भरना हो, स्कूल का फी भरना हो, हमें लाइन में खड़ा नहीं होना है, बैंक में खड़ा नहीं होना है। हम घर बैठे फी या कोई भी बिल पेमेंट हो हम वो क्लियर कर सकते हैं घर बैठे। डिजिटल इंडिया स्कीम जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और आगे भी। प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत शायद दुनिया की सबसे अच्छी डिजिटल भुगतान व्यवस्था विकसित कर चुका है। कम लागत वाली इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत ने लगभग 50 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट को आसानी से सुलभ बना दिया है। 229 से अधिक बैंक यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई या रुपे कार्ड का संचालन कर रहे हैं। भारतीयों के लिए ये एक तरह से डिजिटल सशक्तिकरण युग की शुरुआत थी। डिजिटल संसाधनों को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध सेवाओं के साथ सुलभ बनाया गया, जिससे इसकी पहुंच में वृद्धि हुई। इसका एक आदर्श उदाहरण उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप है। उमंग ऐप सभी भारतीय नागरिकों को 261 विभागों के माध्यम से केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की 21,568 अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। I'm there for you. मुझे कितनी तकलीफ होती है हर साल अपनी पेंशन पाने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, मेरे पास इसका भी इलाज है। आप घर बैठे ही जीवित होने का प्रमाण दे सकती हैं। हे भगवान, जरा सी खांसी, 600 रुपए की दवाई। मेरे फार्मा सही दाम सेवा से आपको पता है, एक ही दवाई 50 से 600 रुपए तक की बिकती है और अब तो अस्पताल में दिखाने के लिए घर बैठे अपॉइंटमेंट ले लो। ऐप तो शहरी लोगों के चोचले हैं। आप अन्नदाता हैं, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपके लिए फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, मंडी के और वैज्ञानिकों से खेती बाड़ी संबंधी सलाह है,
इस मुल्क च सारा काम ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ABCD नहीं आਉਂਦੀ। कोई गल नहीं जी पाजी, मुल्क दी 13 जुबाना च तुहाडा काम हो जूगा। हाँ जी, हाँ जी। यूपीआई से लेकर ई गवर्नेंस और कोविन तक भारत बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है और ये जीवन को सुगम बनाने में बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं। मेरा नाम विश्वजीत देवनाथ है। मैं उदयपुर का गुमती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज डिजिटल इंडिया होने पर जितना फैसिलिटी मिल रहा है उन लोगों को, पहले हम लोग सोचा था नहीं था। विशेष करके हम लोग जो ब्लाइंड पर्सन है, जो मोबाइल दिया हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आज मोबाइल की वजह से, डिजिटल स्टिक की वजह से हम लोग खुद अकेले चल सकते हैं। हमारी यूडिया का ID कार्ड जो मिला है हम लोगों को, इससे कितना फैसिलिटी है हम लोग भाप नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ई कार्ड मिलने से बहुत उपकृत हुआ है हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड के लिए ई धारा सहित कई क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाओं की शुरुआत की। नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए ई ग्राम, ई नगर पालिका और वन डे गवर्नेंस की शुरुआत की गई। नागरिकों को अब सरकार को दस्तावेज और प्रमाण पत्र फिजिकली जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है, उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से ये संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे बेच पाएगा? आज जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोविड-19 महामारी के रूप में अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM की परिकल्पना की, जो नागरिकों के हित में एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य ID देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें उसकी स्वास्थ्य संबंधी व्यापक जानकारी होगी। इसकी शुरुआत के 1 साल से भी कम समय में 11,90,000 स्वास्थ्य ID तैयार की जा चुकी हैं और 3,106 डॉक्टरों और 1,490 सुविधाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत। इसका लक्ष्य कम आय वाले 50 करोड़ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल कैशलेस मेडिकल केयर कार्यक्रम बताया जा रहा है। मैं ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जत नगर का रहने वाला निवासी हूँ और मुझे यहाँ सरकार की तरफ से ये आयुष्मान कार्ड जो मिला है, इससे मुझे इतना लाभ हुआ कि मैंने अपनी आंखों का इलाज इससे फ्री करा लिया और ये मेरे लिए बहुत सहयोग की बात है। मैं अरविंद कुमार अहरबार, निवासी रजखड़ी मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। मेरे पिताजी को पिछले वर्ष अटैक आया। मेरे पिताजी का आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। यही हॉस्पिटल की तरफ से मेरे पिताजी का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। पापा जी को लाभ दिया गया, उसमें कोई भी खर्च नहीं लिया गया। जो भी खर्चा आया था, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पूरा आयुष्मान के तहत हुआ। महामारी के कठिन समय में शुरू किए गए आरोग्य सेतु और कोविन ऐप नागरिकों के लिए बड़ा वरदान साबित हुए। कोविन ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर R.S. शर्मा ने कोविन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को यादगार बताया।
तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए इसको विश्व स्तर का एक प्रोडक्ट बनाना है हमें। अब उनका विजन ये था कि भाई केवल हमें अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इस प्रोडक्ट को बनाना है। शुरुआत की हमने 16 जनवरी से और आज सितंबर के अंतिम सप्ताह में करीब 83-84 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटल प्रक्रिया है और हमारा सर्टिफिकेट WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक में सब चीज शामिल है। उसके बाद वो डिजिटली वेरीफाइबल है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको पूरा ओपन सोर्स करके हम दुनिया को गिफ्ट के रूप में इसको दें। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का विजन और उसका दूरगामी परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक विस्तृत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल तथा विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान जैसी सुविधाओं से जीवन को आसान बनाने पर जोर देना है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के लिए भारत 140 देशों में से 70वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में अथक प्रयास जारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। मेरा नाम रतन लाल है। मैं पंचायत चकुआ, डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बुटोल से बोल रहा हूँ। हमारे चकुआ पंचायत में पहले बिजली नहीं थी और बिजली नहीं होने की वजह से हम टीवी नहीं देख सकते थे, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते थे, ना हम कभी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे और जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बगैर स्कीम के तहत हमें अपना बिजली मुहैया हुई है। अब हमारी जिंदगी जो है बड़ी आसान और मजेदार हुई है। इसके अलावा पेयजल के लिए नल कनेक्शन, धुआं रहित रसोई के लिए 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्यादि शामिल हैं। जन धन योजना सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत 42 करोड़ 83 लाख बैंक खाते खोले गए। ये संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। पेंशन योजना से 4 करोड़ 58 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आजादी के इतने साल के बाद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है, बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सरकार ने तो तैयार किया था, RBI ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे और आप देखिए गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो कर रखना चाहिए और 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाया। 14,000 करोड़ रुपया, मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। बिचौलियों को दरकिनार करते हुए 320 से अधिक योजनाओं के लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही हैं। DBT के माध्यम से 9 सितंबर 2021 तक 18,69,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस प्रकार अपना अधिकार अपने द्वार का प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ है। ये असीमित उपलब्धियां और इनके बेमिसाल नतीजे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनसे संतुष्ट होकर बैठने वालों में नहीं। दिनों दिन बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन की सुगमता को बढ़ाने की दिशा में कीर्तिमान स्थापित करने की उनकी यात्रा अनवरत जारी है। ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में एक और चीज अहम भूमिका निभाती है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, उसके पीछे सोच भी यही है। गरीब को बिना सहारा कारोबार वो कर रहा है, किसान की फसल को बीमा कवर मिल रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।